डबल ए नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेल फिजियोलॉजी. क्विक हिंट्स. कॉमन फीचर्स बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल. इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम बिफोर कॉन्ट्रैक्शन. तो स्मूथ एंड स्केलेटल मसल के दरमियान में कॉमन फीचर क्या है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होता है बिफोर कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉमन फीचर बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल ट्रांसफर स्ट्राइशन होती हैं. तो पहले एमसीक्यूज में इसने बताया कि स्मूथ और कार्डियक मसल के अंदर कॉमन फीचर क्या है कि इनके अंदर ना बिफोर कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम का लेवल रेज होता है. कार्डियक और स्केलेटल मसल के अंदर कॉमन फीचर है कि इनके अंदर ट्रांसफर स्ट्राइशन होती है. डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल. कैल्शियम कॉलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स होता है स्मूथ मसल में. कैल्शियम कॉलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स होता है. स्मूथ मसल्स कॉज करती हैं स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो क्या कॉज करती हैं स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. जिस तरह हार्ट के मसल्स हैं, जिस तरह स्मूथ मसल्स हैं ये करवाएंगे स्लो बट सस्टेन्ड होगी और काफ़ी प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे. जबकि जो कार्डियक मसल है डोंट गेट टेटनाइज्ड बिकॉज ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड. और जो कार्डियक हार्ट का मसल है वो कभी टेटनाइज नहीं होगा क्योंकि इसका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है. स्मूथ मसल के अंदर इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है. कॉमन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन फॉर स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल होती है एक्टिन. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन होती है स्मूथ के लिए और स्केलेटल दोनों के लिए एक्टिन है. एंड एक्टिन अटैच करती है टू जी लाइन थ्रू दी. एक्टिन के थ्रू ये जी लाइन अटैच होती है. जी लाइन एक्टिन अटैच टू एक्टिन थ्रू एक्टिन, मतलब दो एक्टिन के दरमियान में जी लाइन होती है. सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोजन और ये ज़्यादा होता है. और फिर उसके बाद हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट बॉन्ड होता है. इंटेग्रल प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन जॉइंट बाय हाइड्रोजन. फिर उसके बाद हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक. जो इंटेग्रल पार्ट होता है इंटेग्रल प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो कैसे जॉइंट होती हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओ प्लस हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से. और जो इंटेग्रल पार्ट है इन सेल मेम्ब्रेन जॉइंट टू लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन. लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है. इंटेग्रल जो प्रोटीन होती है इन द सेल मेम्ब्रेन जॉइंट टू लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. पेरिफेरल प्रोटीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस. जो पेरिफेरी पे होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के थ्रू होती हैं. जो इंटेग्रल प्रोटीन जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं थ्रू हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स और ये लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होती हैं के साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के थ्रू. तो यहाँ पे उसने क्या क्या बताया हुआ था सेल फिजियोलॉजी में मसल्स के दरमियान में डिफरेंस का कि जो स्केलेटल और स्मूथ मसल है इनके दरमियान में क्या है कॉमन फीचर कि इनके दरमियान में कैल्शियम लेवल रेज होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान. और कैल्शियम कॉलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स होता है स्मूथ मसल्स के अंदर. डिफरेंस है इनके दरमियान में कि वैसे तो कैल्शियम रेज होते हैं बिफोर कॉन्ट्रैक्शन. तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम कॉलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स होता है. देन स्केलेटल का कार्डियक के साथ कॉमन फीचर है दोनों के अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं. फिर उसके बाद हो जाता है स्मूथ मसल की स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है. जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना वो टेटनाइज नहीं होते, इनका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है. स्मूथ मसल्स का स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे कार्डियक में लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड है. स्मूथ मसल के अंदर इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो हम हिस्ट्रो की बुक में बनाते हैं तो वो स्मूथ मसल की करैक्टरिस्टिक है. और जबकि कॉमन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन होती है स्मूथ के लिए कार्डियक मसल उसको स्मूथ मसल स्केलेटल मसल दोनों के लिए जो कॉमन कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन दोनों के अंदर एक्टिन ही होती है. देन ये दो एक्टिन के दरमियान में जी लाइन होती है. सेल मेम्ब्रेन का बॉन्ड क्या होता है सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है. फिर उसके बाद हाइड्रोजन होता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन होता है. फिर उसके बाद हाइड्रोफोबिक और कोवलेंट बॉन्ड होता है. इंटेग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में जॉइंट होती हैं हाइड्रोजन के साथ. फिर उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के साथ जो लिपिड मेम्ब्रेन होगी इसके साथ तो हमेशा हाइड्रोफोबिक रिलेशन होता है. जबकि जो पेरिफेरल होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के थ्रू अटैच हुई होती हैं. फिर उसके बाद ऑर्गेनेलिज की डिटेल है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कौन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन टॉक्सिक डोज में भी यही करेगा. अगर टॉक्सिक डोज में अल्कोहल लिया तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही यही है
तो इसने वो जो पैकिंग करनी होती है और बनानी होती है एक चीज़ की, और डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ये फिर उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल टॉक्सिक डोज में SCR ने किया है। इन नॉर्मल डोज में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोक्सीसोम्स का काम होगा। प्रोक्सीसोम जिसमें ऑक्सीडेज हो जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाती है। लाइसोसोम्स जो होती हैं ये कंटेन करती हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और पेरोक्सीसोम इसके अंदर ऑक्सीडेज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाती हैं। तो लाइसोसोम क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पेरोक्सीसोम्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पेरोक्सीसोम्स बनते हैं छोटे छोटे। फिर इसके बाद आता है लाइसोसोम्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? लाइसोसोम ओरिजिनेट होते हैं गोल्गी बॉडी से। तो जो गोल्गी बॉडी होती है न्यूक्लियस के पास ऐसे लेंथ में बनाते हैं, रॉड टाइप इस तरह से होते हैं गोल और ऐसे, तो वो होती है गोल्गी बॉडी। तो वहाँ से लाइसोसोम बनेगा और लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनका मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है उससे पेरोक्सीसोम बन रहे होते हैं। कंटिन्यू विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ के ऊपर क्या होते हैं? वो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रही होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कंटिन्यू हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। निसल सब्सटेंस भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। लाइडिंग सेल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो लाइडिंग सेल होता है मेल में, तो वो हैज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइडिंग सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म करता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज, ये भी पूछा था कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज कौन से होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। गोल्गी बॉडीज जो होती हैं ये पैकेजिंग ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स राइबोसोम्स करते हैं, और राइबोसोम्स के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं प्रोटीन्स की प्रोडक्शन। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स मेक बेसल बॉडी मेक्स सीलिया एंड फ्लैजेला। तो वो जो 3 का पेयर जो के एक बन रहा होता है, तो वो सेंट्रियोल्स होते हैं। वो अक्सर डायग्राम में दिखाया भी होता है, 3 ऐसे रॉड में लगे होते हैं, 3 सेंटर में लगे हुए होते हैं। तो ये सेंट्रियोल होते हैं जो कि बेसल बॉडी बनाती है, और बेसल बॉडी मिक्स करती है सीलिया बनाएगी और फ्लैजेला बना देगी। तो ये था ऑर्गेनेलिस के बारे में। ऑर्गेनेलिस क्या करते हैं? ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगर अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसकी टॉक्सिक डोज में डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगर नॉर्मल डोज है तो उसके अंदर प्रोक्सीसोम्स करेंगे। जो लाइसोसोम्स होते हैं ना उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोक्सीसोम बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और लाइसोसोम बनता है गोल्गी बॉडी से। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नीसल सब्सटेंस होता है, जबकि जो स्मूथ है वो लाइडिंग सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बताया कि पावर हाउस होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर, ये दोनों में डबल मेम्ब्रेन होते हैं। गोल्गी बॉडीज होती हैं ना जो पैकेजिंग ऑफ सेल्स करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन राइबोसोम एंड देन RER करती हैं, सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स कंसंट्रेशन डिफरेंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रही है, तो वो होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स थ्रू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से रिलेटेड पूछा हुआ होता है। तो ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, और रीनल ट्यूब्यूल्स में ये अब्जॉर्ब होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अमाइनो एसिड आर अब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम किडनी टू ब्लड में। किडनी से ब्लड में कैसे अब्जॉर्ब होंगे? बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज भी अमाइनो एसिड्स भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होते हैं टू प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्लेसेंटा में भी वही कंसंट्रेशन डिफरेंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। क्लोराइड आयन एंड यूरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द पैसिव डिफ्यूजन। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो वैसे भी पैसिव की तरह के थ्रू चले जाते होते हैं, लेकिन ग्लूकोज अमाइनो एसिड कैसे जाएंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे। तो क्लोराइड यूरिया ट्रांसपोर्ट हो गया पैसिव डिफ्यूजन से। ऑक्सीजन टेकअप टू लंग्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। फिर उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन से ऑक्सीजन की टेकअप होते हैं टू लंग्स। लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस करता है प्लेसेंटा को बाय सिंपल डिफ्यूजन, और पैसिव डिफ्यूजन से लोकल एनेस्थीसिया प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा होता है।
द मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लैथरिन इज इन्वॉल्व इन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लैथरिन है ना, क्लैथरिन इज इन्वॉल्व इन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। जो रिसेप्टर मीडिएटेड सेल को एंडोसाइटोज करके वो ख़त्म करते हैं इनवर्ट की तरफ, तो वो करवाती है मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लैथरिन इन्वॉल्व होती है इसमें एंडोसाइटोसिस में। और जो ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्विंग एक्टिन है, मायोसिन, एक्टिन भी, मायोसिन भी और क्लैथरिन भी, वो होते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में तीनों प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, एक्टिन, मायोसिन और क्लैथरिन। जबकि एंडोसाइटोसिस जो कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वो क्लैथरिन की तरह होती है। देन है इफ अ ड्रग मॉलिक्यूलर वेट इज़ लेस देन 1000 ट्रांसपोर्ट अकर्स वाया डिफ्यूजन। अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 होता है ना, तो ये डिफ्यूजन की तरह हो जाती है। और अगर उसका ड्रग का वेट मोर देन 1000 होता है तो ट्रांसपोर्ट होती है पिनोसाइटोसिस के थ्रू। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्कैंडिनेटिव ट्रांसपोर्ट की तरह होती है। क्लोराइड यूरिया की पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, ऑक्सीजन की सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन होगी। लोकल एनेस्थीसिया है वो प्लेसेंटा में कैसे होगा, क्रॉस करेगा सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन से। एंड देन है मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लैथरिन इन्वॉल्व होती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में। और जो पिनोसाइटोसिस होती है इसमें एक्टिन, मायोसिन और क्लैथरिन तीनों इन्वॉल्व होती हैं। और पिनोसाइटोसिस का बताया है कि वो ड्रग्स के लिए होते हैं जो मोर देन 1000 वेट के होते हैं। जो लेस देन 1000 वेट के होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। देन उसके बाद आ जाता है हीट प्रोडक्शन। अच्छा, सो heat production resting heat given off at rest. Initial heat produced in excess of resting heat during muscle contraction. It is made of activation heat and shortening heat. एक्टिवेशन हीट प्रोड्यूस व्हेनेवर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एक्टिवेशन हीट होगी। शॉर्टनिंग हीट प्रोड्यूस व्हेन मसल शॉर्टन्स चेंज इन स्ट्रक्चर। शॉर्टनिंग हीट क्या होती है, जब मसल शॉर्टन होता है, स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तो वो शॉर्टनिंग हीट हो जाती है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसकी एक्टिवेशन हीट होती है। जब मसल रिलैक्स वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, शॉर्ट हुआ है, तो वो शॉर्टनिंग हीट हो गई। उसके बाद रिकवरी हीट प्रोड्यूस व्हेन रिटर्न टू इट्स प्री कॉन्ट्रैक्शन स्टेट मसल, इट इज़ हीट। तो रिकवरी हीट क्या होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन करने जा रहा होता है मसल तो प्री कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट उसकी रिकवरी हीट होती है। जबकि रिलैक्सेशन हीट होती है एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस इन एडिशन टू रिकवरी हीट के अलावा जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन हीट। तो रेस्ट पे रेस्टिंग हीट होगी। इनिशियल हीट प्रोड्यूस होती है इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग हीट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिवेशन हीट जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, शॉर्टनिंग हीट जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, शॉर्टन हो रहा है। रिकवरी हीट जब मसल प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। रिलैक्सेशन हीट जब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस रिलैक्सेशन इसके रिकवरी के फेज पे। पद में क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा सेल सेंटर्ड न्यूक्लियस। हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है डीएनए की। साइटोकेराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। बेसल बॉडी प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स प्रोटीन टाइप सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं इन द डीएनए। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल आरएनए। देन वेसल्स, आर्टरीज आर अंडर हाई प्रेशर। ब्लड इन आर्टरीज गार्ड स्ट्रेस वॉल्यूम। अच्छा, आर्टरीज जो होती है ना वो अंडर हाई प्रेशर होती हैं और जो ब्लड होता है आर्टरीज में वो स्ट्रेस वॉल्यूम कहलाता है। आर्टीरियोल्स आर द साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये एफसीपीएस के इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये वेसल्स वाले। तो जो आर्टीरियोल्स होती हैं आर द साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आर्टीरियोल्स में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। अल्फा 1 एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द आर्टीरियोल्स ऑफ द स्किन, सिप्लैंक्निक एंड रीनल सर्कुलेशन। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन हो गई, सिप्लैंक्निक में और रीनल सर्कुलेशन में ये होती हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। जबकि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आर्टीरियोल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स में होते हैं। कैपिलरीज हैव द लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सरफेस एरिया एंड आर थिन वॉल्ड। और जो वेन्यूल्स होती हैं, वेन्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम मर्ज्ड कैपिलरीज से वेन्यूल्स बनते हैं। वेन्स आर अंडर लो प्रेशर
blood in the veins called unstressed volume and have highest blood volume. वेन्स में हाईएस्ट ब्लड वॉल्यूम होता है, तो ये अनस्ट्रेस वॉल्यूम होता है. वेन्स है अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स. वेन में अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, और अल्फा 1 एनर्जिक रिसेप्टर्स का उसने बताया है कि ये स्किन में होती हैं, सिप्लैंक्निक और रीनल सर्कुलेशन में होती हैं. जबकि बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये होते हैं इन द आर्टीरियोल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल की आर्टीरियोल्स होती हैं, वहाँ पे बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये होगी आर्टरीज के बारे में डिटेल देना है हमारे पास. The most important determinant of arterial pressure. The most important determinant of pulse pressure is stroke volume. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है पल्स प्रेशर का इज स्ट्रोक वॉल्यूम. और डिक्रीजेस इन कैपेसिटेंस. आर्टीरियल प्रेशर जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है पल्स प्रेशर का, इज स्ट्रोक वॉल्यूम. Decreases in capacitance such as those that occur with the aging process cause increase in pulse pressure. Mean arterial pressure can be calculated approximately as diastolic pressure plus 1/3 of the systolic pressure होता है. Diastolic pressure plus 1/3 of the pulse pressure, 1/3 of the pulse pressure. Left atrial pressure is estimated by the pulmonary wedge pressure. तो